Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. So guys, ये हमारा MEG 07 का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं हमारे इसी चैनल पे और आपको MEG 07 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अब व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ओके, सो MEG 07 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हम जैसे हमने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे एकदम आसान भाषा में, ताकि एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर कर सकें। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको परचेज करने हैं आपके MEG के गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स, तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आप हमारे स्कॉलरली माइंड्स टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। जो नोट्स होते हैं उसके अंदर आपको जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी समरी मिल जाती है। वही गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद आंसर्स एक जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं MEG के कोर्सेज की वो जल्द ही आने वाली हैं स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे, तो आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव को भी ज्वाइन कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो सलमान रश्दी की जो मिडनाइट चिल्ड्रन वाली नॉवल है उसके अंदर मैजिकल रियलिज्म कैसे यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। So Salman Rushdie's Midnight Children is one of the finest examples of magical realism in post-colonial literature. Post-colonial literature वो literature है जो आजादी के बाद में लिखी गई है। So through this technique, Rushdie blends historical reality with fantasy to reimagine the story of modern India. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मॉडर्न इंडिया की जो कहानी है उसे री इमेजिन करने की कोशिश की है और एक हिस्टोरिकल रियलिटी को भी दर्शाया है फैंटेसी के साथ जोड़ते हुए। तो ये एक टेक्निक है जो उन्होंने यूज किया है, मैजिकल रियलिज्म का टेक्निक। सो द नॉवल रिजेक्ट्स अ स्ट्रिक्टली लीनियर फैक्चुअल वर्जन ऑफ हिस्ट्री एंड इंस्टेड प्रेजेंट इट एज फ्रेगमेंटेड, subjective and shaped by memory, imagination and myth। तो ओवरऑल जो कहानी है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल स्टोरीज में इतिहास एक फैक्चुअल वर्जन, एक लीनियर वर्जन में दिखाया जाता है, वैसा हमें इस नॉवल में देखने के लिए नहीं मिलता। मैजिकल रियलिज्म becomes a narrative strategy to express the complexity of a newly independent nation। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ऐसा नेशन जो नया नया आजाद हुआ होता है, उस नेशन को क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो रश्दी हैं वो मर्ज करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को विद मैजिकल ऑकरेंसेस के साथ, मेकिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपीयर नॉर्मल। तो पहली चीज जो हमें नॉवल में देखने के लिए मिल रही है वो 3 चीजों का ब्लेंड देखने के लिए मिल रहा है। पहला इतिहास का, दूसरा मिथ और तीसरा कुछ सुपर नेचुरल चीजें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जहां पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाने की कोशिश की है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल इज सलीम सिनाईज बर्थ एट द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो जिस वक्त देश आजाद हुआ, सेम उसी वक्त सलीम सिनाई का जो बर्थ है वो होता है। So this event links his personal life directly with the birth of the nation, turning history into a symbolic and magical experience। तो कैसे जब एक नए आजाद देश का बर्थ हुआ, सेम वैसे ही सलीम सिनाई का बर्थ भी उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने एक सिंबल की तरह यूज की है। तो नॉवल के अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि ये सब चीजें अनबिलीवेबल लगती हैं, बल्कि उसको एवरीडे रियलिटी का ही पार्ट एक्सेप्ट किया गया है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई है।
This reflects the Indian storytelling tradition where myth, folklore and reality often coexist seamlessly. तो यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या देखने के लिए मिलता है, इंडिया के अंदर जो स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है जिसमें फॉकलोर, मिथ, रियलिटी ये सारी चीजें को एग्जिस्ट करते थे और सीमलेसली एग्जिस्ट करते थे, यानी कि वो आपको अनबिलीवेबल नहीं लगते थे बल्कि वो लाइफ का एक एवरीडे पार्ट की तरह एक्सेप्ट किए जाते थे. Thus, Rushdie challenges Western idea of rational, linear history and replaces them with more fluid and imaginative form of narration. तो यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा फ्लूइड तरीके से दिखाया है और इमेजिनेटिव तरीके से दिखाया है, कहानी को पूरा नरेट किया है. तो सलीम सिनई जो है उन्होंने देश का जो एक मैजिकल एम्बॉडीमेंट है वो दिखाया सलीम सिनई के रूप में. ठीक है. सो द प्रोटैगनिस्ट, जो कहानी में प्रोटैगनिस्ट है, जो लीडर है सलीम सिनई, इज अ सेंट्रल एग्जाम्पल ऑफ मैजिकल रियलिज्म एज इज बॉडी इटसेल्फ बिकम अ मेटाफर फॉर इंडियाज हिस्ट्री. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सलीम सिनाई का बर्थ देश के बर्थ के साथ होता है और यहाँ पे उसकी बॉडी को एज अ मेटाफर यूज किया गया है देश की हिस्ट्री के लिए, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज. तो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें गाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने के लिए मिलती हैं उसके अंदर, जैसे कि वो हाईली सेंसिटिव है एंड ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल नोज है, अलाउ हिम टू परसीव इमोशंस, लोगों के हिडन मोटिव्स को वो जान लेता है, उनके जो ट्रूथ्स होते हैं वो उनको जान लेता है, मतलब कि कुछ अलग से सुपर पावर्स हैं उसके अंदर. As Salim experiences physical and psychological fragmentation, memory loss, bodily decay and confusion, these changes mirrors the political instability, violence and fragmentation of post-independence India. तो जिस तरीके से देश के अंदर उस समय आज़ादी के तुरंत बाद ही हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, वायलेंस देखने के लिए मिलता है, देश का जो ये फ्रेगमेंट्स में देश का बंटवारा हो गया था वो देखने के लिए मिलता है. तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे सलीम के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि उसका मेमोरी लॉस, उसका बॉडीली डिके, उसका कंफ्यूजन, ये सारे चेंजेस उस समय देश की जो कंडीशन थी ना उसको मिरर करते हैं. So his body becomes a living archive of national trauma, showing how personal identity and national history are deeply interconnected. तो पूरी की पूरी नॉवल में सलीम की पर्सनल आइडेंटिटी और उसके एक्सपीरियंसेस के माध्यम से देश के इतिहास को दर्शाने की कोशिश की गई है. वो दोनों चीजें आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है. फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सलीम है उसके अंदर सुपर पावर है. ठीक है. एक मैजिकल एलिमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस रात देश आजाद हुआ उस रात पूरे 1001 बच्चे पैदा हुए. तो सलीम का उन सारे बच्चों के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन है. ठीक है. वो सारे बच्चे जो फर्स्ट आवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पैदा हुए थे, तो इन्हें ही नाम दिया जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो रिप्रेजेंट करते हैं देश की डाइवर्सिटी, पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशन. ठीक है. सो देयर मीटिंग थ्रू अ टेलीपैथिक कॉन्फ्रेंस होता है. टेलीपैथी तो आप समझते ही होंगे. तो कॉन्फ्रेंस होती जो रियल नहीं होती, वो सिंबलाइज करती है इंडिया का अटेम्प्ट कि जब वो 1001 बच्चों का टेलीपैथिक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है, तो उसका क्या मोटिव है, उसका क्या मोटिव है कि देश के अंदर जो मल्टीपल वॉइसेस हैं, कल्चर्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, उन्हें यूनिफाई किया जाए. तो हाउएवर द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ दिस ग्रुप रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल डिविजन्स. तो ये जो पूरा ग्रुप है बाद में क्या होता है कि इसका कोलैप्स हो जाता है, जो दिखाता है कि किस तरीके से देश का भी कोलैप्स होता है, देश के इंटीग्रेशन का खतरा जो हमें देखने को मिलता है, देश का बंटवारा हो जाता है. So through this magical collective, Rushdie presents a powerful allegory of post-colonial India's hopes and disappointment. तो देश में उस समय आजादी के बाद लोगों के अंदर क्या क्या होप थे वो नॉवल में दिखाए गए हैं और बाद में उन्हें कौन कौन सी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा वो नॉवल में दिखाया गया है. सो ओवरऑल जो मैजिकल रियलिज्म हम नॉवल में देखते हैं इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ अनरिलायबल नरेशन.
Salim is writing his memoirs in a fragmented and linear manner. तो सलीम जो है वो अपना जो भी डिटेल्स वो लिख रहा है, जो भी उसकी मेमोरी से रिलेटेड है उन सभी को, where memory distorts events and imagination reshapes history. Rushdie famously describes this blending as the chutneyfication of history, where events are mixed, preserved and reinterpreted like the ingredients in chutney. तो यहाँ पे एक नया वर्ड यहाँ पे सलमान रश्दी ने यूज किया है, चटनिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे जो वेरियस डिफरेंट जो चीजें हैं, वेरियस जो इवेंट्स हैं, उन सभी को मिक्स करके दिखाया जाता है। तो नॉवल के अंदर जो मैजिकल रियलिज्म हम देखते हैं वो एक ऐसा आइडिया है जो अनरिलायबल है। सलीम अपने बारे में लिख रहा है लेकिन कोई भी लीनियर मैनर वो फॉलो नहीं कर रहा। सो ये जो टेक्निक है ये हाईलाइट करती है कि जो हिस्ट्री होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती बल्कि सब्जेक्टिव होती है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनती है। सो द कोलैप्स ऑफ टाइम, एग्जेजरेशन ऑफ इवेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मैजिकल इंटरप्रिटेशन दिखाना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमें पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव्स की इनस्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। दस द नॉवल के जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट है जो हमें हिस्ट्री के बारे में दर्शाता है। Salman Rushdie's use of magical realism in Midnight Children transforms the historical storytelling into a rich blend of myth, memory and political allegory. तो एक तरीके से symbolism का यूज उन्होंने किया है। By merging the magical with the real, he captures the complexity of India's पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी। तो आजादी के बाद इंडिया के जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें थी वो सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो टेक्निक है ये अलाउ करती है, रिप्रेजेंट करती है देश की हिस्ट्री को, नॉट एज अ फिक्स्ड रिकॉर्ड बट एज अ लिविंग, इवॉल्विंग एंड डीपली पर्सनल नैरेटिव। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिडनाइट चिल्ड्रन वाला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखनी है क्योंकि मैंने वहाँ पे और भी क्वेश्चंस को कवर किया है, स्टोरीज आपको समझाई हैं। तो अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको नई नई जो कहानियां हैं वो पता चलेंगी। वो वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसमें मिडनाइट चिल्ड्रन का कोई और भी क्वेश्चन मिलता है किसी वीडियो में तो आप उसे ज़रूर देख लेना। नाउ आपको अनीता देसाई के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। सो शी होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन लिटरेचर में, एक सिग्निफिकेंट प्लेस है उनका। जो पहले के राइटर्स थे वो नेशनलिज्म पे और सोशो पॉलिटिकल कंसर्न्स पे फोकस करते थे, बट देसाई ने क्या किया, ये जो अटेंशन है इसको इनवर्ड शिफ्ट कर लिया। उन्होंने ह्यूमन की साइकी, उनका इमोशनल आइसोलेशन और जो लोगों की इनर लाइफ में कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उन सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लोर किया। सो शी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ पायोनियर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल नॉवल लिखने के लिए जानी जाती हैं। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जब वो कैरेक्टर्स के इनर कॉन्शियसनेस पे फोकस करती हैं। शी मूव्स अवे फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स को ना दर्शा के जो कैरेक्टर्स हैं उनके इमोशंस और उनके सबकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उन्हें दर्शाती हैं। और यहाँ पे थ्रू दिस टेक्निक रिजेंबलिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शी प्रेजेंट्स द कैरेक्टर whose inner turmoil is more important than outward action। कि जो व्यक्ति के भीतर की जो दुविधा है वो बहुत अच्छे तरीके से वो दर्शाती हैं। सो इन हर नॉवेल्स जो सेटिंग्स हैं, इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं, वो कैरेक्टर्स के मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को दर्शा रहे होते हैं। देसाई की जो फिक्शन है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स, जैसे कि लोनलीनेस, आइसोलेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा हमें देखने के लिए मिलता है। वो थीम्स जो और कोई आपके राइटर्स नहीं उठाते, वो थीम्स उन्होंने उठाया। और किस तरीके से जो व्यक्ति है वो एक डिस्कनेक्टेड फील करता है और जो सेंस ऑफ एलियनेशन उसके अंदर आ जाता है अलोन जब वो होता है एक अर्बन लाइफ में रहकर भी, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई हैं कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानियों में वो इंटरनली स्ट्रगल करते हैं। और मेजर कंट्रीब्यूशन जब वो दिखाती हैं महिलाओं के बारे में,
कि पेट्रियार्कल जो सेटिंग है वहां पे वुमेन्स कैसे रहती हैं, तो वो महिलाओं को एक आवाज देती हैं। उनके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो इमोशनल निग्लेक्ट को स्ट्रगल कर रहे हैं, मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन है और आइडेंटिटी कहीं उनकी खो गई है फैमिली रोल्स को पूरा करते करते। तो यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी की साइकोलॉजिकल कॉस्ट है ना, वो मुद्दा वो यहाँ पर उठाती हैं। और जो टेंशन थी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में आजादी के बाद, और जो क्लैश था कल्चरल वैल्यूज का और वेस्टर्न वैल्यूज का, वो उन्होंने दर्शाया। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली सोशल। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये सोशल ही नहीं होता बल्कि हमारा साइकोलॉजिकल भी होता है। दिस एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू हर फिक्शन। अनीता देसाई's contribution is best reflected in her major novel। तो जो उनकी मेजर नॉवेल्स हैं वहां पे हमें उनका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि क्राई, द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें मिला, एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे जो आपके सिलेबस में भी है। सो ये सारे जो वर्क हैं वो इमोशनल डेप्थ पे फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे एंड सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं। सो एट द फाइनल कंक्लूजन वी कैन से दैट शी हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंग्लिश नॉवल, जब उन्होंने एक्सप्लोर किया साइकोलॉजिकल रियलिज्म को, एक्सप्लोर किया फेमिनिस्ट कंसर्न्स को और existential alienation को। So by turning inward to the human mind and emotions, she expanded the scope of Indian fiction। तो साइकोलॉजिकल चीजें ऐड करके उन्होंने इंडियन फिक्शन का जो स्कोप है उसे पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगी। सो गाइज, रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में उनका नाम है एंड ही इज वाइडली नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, वार्मथ एंड डीप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे उनकी जो आर्ट है वो सटल है बट पावरफुल है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स और हीरोइक फिगर, वो फोकस करते हैं आम लोगों पे। ठीक है, उनकी जो इमोशनल डेप्थ है उसको रिवील करते हैं नेचर, मेमोरी और एवरीडे एक्सपीरियंसेस के माध्यम से। सो उनका जो एक की फीचर है बॉन्ड की राइटिंग का इज हिज फोकस ऑन सिंपल एवरीडे इंडिविजुअल्स रेदर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज। ठीक है, तो वो किस पे फोकस करते हैं? सिंपल एवरीडे इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज को उठाते हैं। मतलब कि जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं ना वो रिलेटेबल होते हैं और वो ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर, विलेजर, ट्रैवलर, चिल्ड्रन, ये सारे होते हैं। ठीक है, सो ये हेल्प करता है फोकस करने में। जो ऑर्डिनरी लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ की जो डिग्निटी है, वो लोग जो समाज में अननोटिस्ड रह जाते हैं ना, उनके मुद्दों को ये उठाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जो कैरेक्टर्स वो हमने उनकी कहानियों में देखे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑर्डिनरी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो इंटरेस्ट रहा है उनका इनर वर्ल्ड में रहा है, जो व्यक्ति है उसकी लोनलीनेस, उसका नॉस्टैल्जिया, फियर, होप, छोटी छोटी जॉयज, ये सारी चीजों को वो दर्शाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है, तो ही अलाउज रीडर्स टू डायरेक्टली एक्सेस द थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो अलाउ करते हैं रीडर्स को कि वो उनके इमोशंस एंड थॉट्स को पढ़ सकें। और नेचर को एक लिविंग रोल हमेशा से उन्होंने दिया है। लाइक इन द मैनी स्टोरीज, जो हिमालय के लैंडस्केप्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं इमोशनल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर्स, कामनेस, सैडनेस, आइसोलेशन। तो नेचर गाइज ऑलमोस्ट एक साइलेंट कैरेक्टर की तरह होता है। हिल्स, फॉरेस्ट, रिवर, रेन, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। और ही यूजेस चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। तो कहानी के अंदर इनोसेंस और इमोशनल डेप्थ लाने के लिए वो चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों का यूज करते हैं। चिल्ड्रंस वहां पे क्यूरियोसिटी, वंडर और सिंप्लिसिटी दर्शाते हैं। जो ओल्डर कैरेक्टर्स हैं वो मेमोरी, विजडम और नॉस्टैल्जिया को दर्शाते हैं। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन जो वो क्रिएट करते हैं एंड दिस कॉम्बिनेशन फील्स लाइक वेरी जेंटल emotional world where characters are connected through shared memories and simple human experiences।
जो फ्लॉड ह्यूमन बींग्स है ना उनको भी वो दर्शाते हैं, मतलब ह्यूमन के जो फ्लॉज होते हैं तो उनके कैरेक्टर्स ना तो एंटायरली गुड होते हैं ना ही एंटायरली बैड होते हैं। जस्ट लाइक वी ऑल आर, वी आर रियलिस्टिक, मतलब हम में कुछ बुराइयां भी होती हैं अच्छाइयां भी होती हैं, तो सिमिलरली उनके कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। इवन जो कैरेक्टर्स मिस्टेक करते हैं, सेल्फिश बिहेव करते हैं, उनको भी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो दर्शाते हैं। सिंपल डायलॉग्स एंड स्मॉल डिटेल्स का वो यूज करते हैं, केयरफुल अटेंशन देते हैं स्मॉल एवरीडे डिटेल्स पे, सिंपल जेस्चर्स, कैरेक्टर की कोई हैबिट, इवन अ पीस ऑफ क्लोथ कभी कभी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सो ओवरऑल उनकी जो लैंग्वेज है इज वेरी सिंपल, इज नेचुरल, एंड जो डायलॉग्स हैं दे फील मोर रियलिस्टिक रेदर देन आर्टिफिशियल। So these small details makes his character vivid and memorable without elaborate description. तो ज्यादा elaborate description के बिना भी उनके जो characters हैं वो काफी ज्यादा vivid लगते हैं। So at the final conclusion हम समझ चुके हैं कि रस्किन बॉन्ड की जो टेक्निक्स हैं उसमें सिंप्लिसिटी है, इमोशनल डेप्थ है और ह्यूमन कनेक्शंस है। ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के माध्यम से, नेचुरल सेटिंग्स के माध्यम से वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाते हैं जो डीपली रिलेटेबल और इमोशनली रिच है। उनके कैरेक्टर्स रीडर्स के साथ रहते हैं क्योंकि वो रियल ह्यूमन लाइफ को दर्शाती है। सो अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव जो हमारा न्यू चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे होती है मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं उनके लिए लाइव क्लासेस। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते जाएंगे आपको लाइव क्लासेस मिलती जाएंगी, जहां पे आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आते हैं उन्हें भी पूछ सकते हैं। ठीक है।